और बजट को लेकर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल ने छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। शायद सरकार का दूसरा बजट आज पेश हुआ है और इसे पेश किया है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने। इस वक्त ओपी चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि हस्तलिखित बजट की काफ़ी चर्चा है आजकल तकनीकी एडवांसमेंट के दौर में, जहाँ गूगल वाइज टाइपिंग से टाइपिंग हो रही है। इतना कठिन काम हस्तलिखित, वो भी ऐसा माना जाता है कि एक मंत्री बहुत बिजी आदमी होते हैं और 100 पेज से ज़्यादा का लिखना, तो ये कैसे आया? बहुत प्रतिबद्धता और इमोशन के साथ हम लोग बजट बना रहे थे। मुझे लगा कि हाथ से लिख कर अपने इमोशन को इसमें समाहित करना चाहिए, और व्यस्तता तो बहुत ज़्यादा थी। अभी स्थानीय चुनाव का भी दौर था, फिर बजट सत्र तुरंत आ गया, तो रात में ही समय मिलता था और रात में ही काम मैं करता था। यूथ आइकॉन माने जाते हैं आप, और यूथ को बड़ी उम्मीद रहती है आपसे शुरू से, जब से आप राजनेता बने हैं नौकरशाह से, तब से, और शिक्षा और बाकी चीज़ों में आपने बड़े बड़े काम किए भी हैं। आपके नालंदा परिसर की चर्चा होती है और सब। इस बजट में यूथ के लिए क्या है? केवल ज्ञान और गति जैसे शब्द से वो समझ गया है, या और कुछ आप बताना चाहेंगे? पूरा एक चैप्टर हमने युवाओं को और विशेष करके रोजगार को समर्पित किया है। सबसे पहली चीज़ तो अर्थव्यवस्था में जिस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, उस तरह के रोजगार के अवसरों के, रोजगार के का जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इसको समझना हमारे युवा भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज की संख्या को सीधा हमने बढ़ाकर 20 करने का निर्णय लिया है। एक फिजियोथेरेपी कॉलेज को सीधा 1 से बढ़ाकर 7 करने का निर्णय लिया है। इस तरह के जो नए नए सेक्टर्स में अवसर पैदा हो रहे हैं, उसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जिक्र किया कि हमको कैपेक्स बढ़ाना है। कैपेक्स के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर रिक्रूट करने पड़ेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पिछले 1 वर्षों में 600 से अधिक इंजीनियरों के पदों की स्वीकृति प्रदान की है। और शिक्षक भर्ती की बहुत बात होती रहती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने शिक्षक भर्ती की दृष्टि से भी पहले चरण की पदों की स्वीकृति देने का निर्णय लिया। उसका भी ऐलान आज के बजट में किया गया है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि नई उद्योग नीति जो है, उसमें पहले जो इंसेंटिव और छूट मिलते थे, वो इन्वेस्टमेंट के साइज के आधार पर छूट मिलते थे। अब छूट देने का जो आधार होगा, वो नया रोजगार सृजन उसका करना आधार होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एक रणनीतिक शिफ्ट, एक पॉलिसी शिफ्ट किया गया है। और इससे भी मैं मानता हूँ कि नए नए सेक्टर्स में नए नए निवेश आएंगे प्राइवेट सेक्टर के, और बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पिछली सरकार में ये कहा जाता था कि बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ, केवल जो है कुछ बड़ी घोषणाओं को अमल करने में, और लोन लेके पूरा 5 साल खींच दिया गया। और शायद यही वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होने के कारण गाँव में सरकार के खिलाफ असंतोष था, आवास योजना पे काम नहीं हुआ। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपके बजट में क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स एक्सपेंडिचर को सीधा इस बार 18% की वृद्धि उसमें की गई है। ऐतिहासिक कैपेक्स का प्लान है। 2000 करोड़ रुपया के नए सड़कों की बनाने का ऐलान पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य में किसी बजट में हुआ है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि भविष्य के लिए नदियों की इंटरलिंकिंग या मेट्रो परियोजना या स्टेट कैपिटल रीजन जैसे चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए भी सर्वे के काम और को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। तो इस बार पूरा फोकस है कि चाहे वो ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरी विकास हो। शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना 500 करोड़ रुपए की जैसी योजना, अनेक योजनाएं इसमें लाई गई हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हमने गति का भी हिस्सा माना है, जो इस बजट का केंद्रीय बिंदु है। गति का जो ए है, वो एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरा बिंदु है। तो कैपेक्स को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को सुनिश्चित करना, गवर्नेंस को सुनिश्चित करना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाहूँगा कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बजट को 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है नई इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत। तो इन सब रणनीतियों के माध्यम से तेज आर्थिक विकास को हम सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं, तभी वेलफेयर स्कीम को हम चला पाएंगे। बस एक छोटा सा आखिरी सवाल। वित्तीय अनुशासन की काफ़ी चर्चा आप अपने बजट भाषण के दौरान कर रहे थे, तो ऐसा क्या क्या पिछले 1 साल में वित्त मंत्री के तौर पे पहला बजट पेश करने के बाद, आप पिछले बार भी चर्चा के दौरान ये बोले थे कि जीएसडीपी को बढ़ाना, जो टारगेट आपने लेके चला है 5 साल में कितने गुना बढ़ाना, वो उस दिशा में मतलब ये वित्तीय अनुशासन कितना काम आ रहा है? हाँ, निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है।
वित्तीय अनुशासन के बिना दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों को कोई भी सरकार, कोई भी राज्य प्राप्त नहीं कर सकता है। इस दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूँगा कि हम वित्तीय अनुशासन के तहत पूरी तरह से पालन करते हुए उस पर हम काम कर रहे हैं। विशेष रूप से मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में हम बात जो करते हैं कि सुशासन से कैसे आय में वृद्धि होती है, ये बजट भाषण का ही मेरा अंश है कि स्टाम्प एवं पंजीयन के आय में 19% की ग्रोथ, परिवहन से आय में 17% की ग्रोथ, आबकारी से आय में 21% की ग्रोथ, जीएसटी के आय में 15% से अधिक की वृद्धि, इस तरह की वृद्धि हो पाई है। इस सुशासन के कारण, टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण ही संभव हुआ है। वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड CSF जो होता है, उसमें सर्वाधिक पैसा जमा करने वाले टॉप 3 के हम स्टेट हैं पूरे देश भर में। GRF जो होता है, गारंटी रिडेम्पशन फंड, उसमें हम 500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान किए हैं। इसी तरह से वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक वित्तीय सफलताओं को सुनिश्चित करने के लिए हमने पेंशन फंड का इस बार ऐलान किया है और उसमें 456 करोड़ रुपए निवेश की योजना बनाई है। इस तरह ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की भी हम स्थापना कर रहे हैं। कई बार मिनरल्स बेस्ड हमारा स्टेट है, माइनिंग के मिनरल्स के दाम इंटरनेशनली अप्स डाउन होते रहते हैं, तो कई बार इकोनॉमिक साइकिल में नीचे भी जाता है, तो उसका तो वैसी स्थिति का सामना करने के लिए हम इस तरह के फंड के माध्यम से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जिन्होंने अपने पूरे बजट के केंद्र बिंदु को बताया और ये बताया कि उनकी सरकार किन किन विषयों पर फोकस करते हुए अर्थव्यवस्था को गति देने वाली है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज सिंह बघेल, न्यूज़ 24 रायपुर।